हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसकी जो थ्योरी क्लासेस हैं वो मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी है। हर एक टॉपिक मैंने आपको कराया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है बेटा, तो पहले आप उन क्लासेस को देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को अपनी सावधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया गया। आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं, उससे निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? अब बच्चों को जो प्रश्न दिया गया है बेटा, उसमें क्या कहा गया कि आप क्या चीजें पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं। तो एक बात बताइए बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं पसंद करते हैं, इसका जवाब आप मुझे दीजिए, तो आप सबके आंसर अलग अलग होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही आंसर होगा इस प्रश्न का, नहीं, सबका अपना अपना आंसर होगा, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव है। हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है। तो ये किस तरीके का प्रश्न है? ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, पाठक से जो बाहर के प्रश्न है, या फिर खुले अंत वाले प्रश्न है। तो बेटा ये क्या है, ये किस प्रारूप के अंतर्गत आएगा? ये खुले अंत वाले प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि इसका एक ही आंसर है, ऐसा तो नहीं है ना, बंद अंत वाला तो ये नहीं है। ये कैसा है? ये खुले अंत वाला प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो मैंने आपको जब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ये ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि बेटा ये हर बार पूछा गया होगा, इसीलिए ये बार बार आपको दिख रहा है। तो जो जितना इंपॉर्टेंट है वो रिपीट हो जाता है क्वेश्चन आपका। तो बहुभाषिकता जो है बेटा, वो क्या है? एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बहुभाषिकता कभी टीचर के लिए चुनौती नहीं हो सकती, वो कभी भी बाधा नहीं बन सकती। जो बहुभाषिकता होती है वो हमेशा संसाधन के रूप में कार्य करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा के निर्माण में सहायता करता है? तो बेटा वो कौन है जो बच्चों के शब्द संपदा और उच्चारण में सहायता करता है? मौन पठन। क्या मौन पठन से बच्चों के उच्चारण में क्या सहायता करेगा? जब आप मन ही मन में पढ़ रहे हैं किसी चीज को, तो उच्चारण का तो कुछ पता नहीं चलेगा ना उसमें, तो उच्चारण में तो कोई सहायता नहीं करेगा। शिक्षार्थियों की सस्वर वाचना, बच्चे सस्वर वाचन कर रहे हैं पाठ्य आधारित प्रश्नों के उत्तर देने पर या फिर सरसरी तौर से पढ़ने पर। तो बेटा बच्चों के उच्चारण, मतलब उच्चारण भी ठीक हो रहा है और शब्द संपदा का निर्माण भी हो रहा है। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब शिक्षार्थियों के लिए आप सस्वर वाचना कराएंगे। तो क्या होगा? शिक्षार्थियों के लिए सस्वर वाचना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति कैसे होती है बेटा? जब हम किसी से बातचीत करते हैं, आप अपने घर में किसी से बातचीत करते हैं, तो क्या है? वो मौखिक अभिव्यक्ति है। तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बातचीत करना, कहानी कहना, कविता पाठ या समाचार वाचन। तो बेटा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कैसे होगा? जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? बातचीत करना। अगला क्वेश्चन है। अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी फ्लैश कार्ड देती है। जो रोजी है वो अपने बच्चों को कहानी सुनाने के बाद क्या देती है? फ्लैश कार्ड देती है और बच्चों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। आपको ये समझ में आया कि माना मैंने आपको कोई कहानी सुना दी और कुछ आपको फ्लैश कार्ड दिए और आपसे कहा कि इन कार्ड को स्टोरी का जो क्रम था उस क्रम में लगाइए। तो इससे आपके किस कौशल का विकास होगा बेटा? इससे श्रवण कौशल का विकास होगा। जब तक आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ही नहीं, तब तक आप उसे समझेंगे ही नहीं और ना ही आप उसको उस क्रम में लगा पाएंगे। अगर मैंने कोई स्टोरी सुनाई है और आपने बहुत ध्यान से सुनी है, तभी तो उन फ्लैश कार्ड को आप उसके क्रम में लगा पाएंगे बेटा। तो इसमें क्या है कि इससे जो ये पूरी एक्टिविटी है बेटा, इससे किस कौशल का जो आकलन हो रहा है? आपके श्रवण कौशल का आकलन हो रहा है। इससे ये मुझे पता चलेगा कि आपने उस कहानी को कितने अच्छे से सुना है, जो मैंने आपको क्लास में सुनाई है। तो क्या होगा बेटा? जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आप कार्ड को प्रॉपर कहानी के क्रम में लगा देंगे। तो क्या आंसर होगा बेटा? श्रवण। इससे आपके किस कौशल का आकलन कर रही हूं मैं? श्रवण कौशल का आकलन कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले
अब इसका आगे का क्या है बेटा वो बताना है। व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए यदि कोई है तो, या फिर उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो व्याकरण की कक्षा है हमें पहले सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। तो क्या होगा बेटा? सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप हमें प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टीफन क्रशन के अनुसार यदि शिक्षार्थी आई अवस्था में है तब भाषा अर्जन की स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को डैश दिया जाए I+1 स्तर से संबंधित हो। तो उसे क्या कहेंगे? पर्याप्त निवेश कहेंगे, अबोधगम्य निवेश कहेंगे, या फिर बोधगम्य निवेश कहेंगे, या फिर अपर्याप्त निवेश कहेंगे। तो बेटा क्या कहेंगे? इसे बोधगम्य निवेश कहेंगे। बच्चा जिस स्तर पर है उससे +1 का स्तर देना, वो क्या है बेटा? बोधगम्य निवेश कहेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरीके से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किससे संबंधित है? आप ये बताइए बेटा, ये बात किसने कही कि बच्चे में जो है भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है? ये बात किसने कही है? आपके नोम चॉम्स्की ने कही है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? नोम चॉम्स्की हो जाएगा कि बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है और वह भाषा जो है बच्चों में ठीक उसी तरीके से विकसित होती है जैसे अन्य जैविक कार्य। तो यह कथन किसका हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपके नोम चॉम्स्की का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्माण किया है। मतलब टोटल फिजिकल रिस्पांस। पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? गतिविधि ना करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या ऐसे करना चाहिए कि कोई एक्टिविटी नहीं करा रहे हैं आप और प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, ऐसी गतिविधियां कराएं जो अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके और जोड़ों या समूह में काम करने का मौका दें, या फिर कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां करवाई जाएं। तो बताइए इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा बेटा? छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए पाठ योजना बनाते समय टीचर ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है और पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया शामिल करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो बेटा टोटल फिजिकल रिस्पांस, मतलब उसको क्या करना चाहिए? क्लास में कुछ ऐसी गतिविधि करानी चाहिए जो शारीरिक गतिविधियां होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उसको जो है क्लास में कुछ शारीरिक गतिविधियां करानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी शिक्षार्थियों में पठन के विकास के लक्ष्य के रूप में वकालत नहीं की गई है? बेटा अब आपसे ये पूछा गया है कि किसकी वकालत नहीं की गई, ये ध्यान रखेंगे आप। पहला क्या है? विषय सामग्री को पढ़ते समय अनुमान लगाना। दूसरा, विषय सामग्री को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ना। तीसरा, विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना। डी ऑप्शन है आपका, भाषिक सामग्री तथा शब्दों के अर्थ गढ़ना। तो बेटा इसमें कौन सा नहीं होगा? आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें नहीं पूछा गया है। तो क्या होगा? विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, ये नहीं होगा आपका। तो आपसे गलत ही तो पूछा गया था, तो क्या होगा? गलत। सी आपका गलत है, तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमसे जो गलत है वही पूछा गया था। तो क्या है? विषय सामग्री को सिर्फ पहचानना, ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। दूसरा, विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है। तीसरा, उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तक को समझने में सहायता करता है, या फिर कक्ष का परिवेश जो है जीवंत एवं मित्रवत बनाता है। तो जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है बेटा, उसमें पहेलियां और वर्ग पहेलियां जो शामिल की जाती हैं, तो वो क्यों होती हैं? इससे क्या होता है बेटा? बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इससे जो है बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास
होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। ये भी ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है कि कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, इस बात की समझ कि मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। दूसरा, आरंभिक स्वनिमिक जागरूकता। तीसरा, आधारभूत वर्णों का ज्ञान, या फिर टिप्पणी लिखना। तो बेटा प्रारंभिक साक्षरता से कौन सा संबंधित नहीं होगा, क्या नहीं होगा, टिप्पणी लिखना नहीं होगा। ये गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत ही तो पूछा गया था। तो क्या नहीं होगा, टिप्पणी लिखना। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग करने का क्या उद्देश्य नहीं है। अब फिर नेगेटिव पूछा गया है। भाई आप क्लास में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके उपयोग करने का क्या उद्देश्य नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 सही है, 1 गलत है। तो जो गलत है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या है, आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। बिल्कुल ठीक बात है, जो आधुनिक तकनीकी है उसको आप कक्षा में ला रहे हैं। दूसरा क्या है, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगर किसी बच्चे को मतलब सुनने में प्रॉब्लम है या देखने में प्रॉब्लम है, तो सभी प्रकार के बच्चों, भाई दृश्य और श्रव्य संसाधनों में क्या होता है, आपको दिखाई भी देगा सुनाई भी देगा। अगर किसी को सुनने की समस्या है तो वो देख रहा है, अगर देखने की समस्या तो वो सुन रहा है। तो भाई जितने भी आवश्यकता, सभी आवश्यकता वाले बच्चों की जो समस्या है उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनका समाधान किया जा रहा है। भाई अगर किसी को देखने में समस्या है तो उसका भी समाधान हो रहा है, सुनने में तो उसका भी हो रहा है। आधुनिक जो तकनीकी है आप उसको क्लास में ला रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आप रुचिकर बना रहे हैं। अब बच्चे को सीखने में इंटरेस्ट आएगा। आपने देखा होगा स्कूल्स में आपके स्मार्ट बोर्ड का यूज किया जाता है, तो वो क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाया जा रहा है। वो क्या है, दृश्य और श्रव्य संसाधन है एक तरीके से। तो सभी बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा रहा है उसमें। डी ऑप्शन क्या कहता है बेटा, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। क्या आप विद्यालय के निर्देशों का पालन करने के लिए आप श्रव्य और दृश्य संसाधन का उपयोग करते हैं? नहीं, ये गलत है आपका। तो आपसे गलत ही पूछा गया था, इसीलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में सहायक है। निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, शुद्ध भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो भाषा शिक्षण में क्या सहायक है बेटा, भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। कल भी मैंने आपको जो इसका लास्ट वाला टॉपिक था आपका हिंदी पेडागोजी का, वो यही था आपका। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है बेटा, निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि बच्चे को, जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं, अधिगम के दौरान जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं, वो उनके क्या कारण हैं, उनका पता लगाना। भाई बच्चे को किसी चीज को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, क्या क्या कारण है, वो क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उन सब का पता लगाना क्या है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। फिर उपचारात्मक शिक्षण, उसके अंतर्गत क्या आता है बेटा, आपने पहले बच्चे की समस्या का पता लगाया, तो बच्चे को जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका पता लगाना तो हो गया निदानात्मक परीक्षण। अब समस्या का पता चलने के बाद जब आपने उस बच्चे की सारी समस्या का समाधान कर दिया, उसकी जो भी प्रॉब्लम थी आपने उन सबको खत्म कर दिया, उनका समाधान कर दिया, तो वो क्या हो गया, उपचारात्मक शिक्षण हो गया। भाई बच्चे की जो प्रॉब्लम आ रही थी आपने उसका समाधान कर दिया, उसको सीखने में जो प्रॉब्लम एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा था आपने दूसरे से समझा दिया, उसको समझ में आ गया, तो क्या हो गया, आपने उसकी समस्याओं का समाधान कर दिया। तो ये क्या हो गया, उपचारात्मक शिक्षण हो गया। आपने चाहे अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन किया हो या कुछ भी दूसरी टेक्निक अपनाई हो, लेकिन आपने क्या किया, बच्चे की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, तो वो क्या हो गया बेटा, उपचारात्मक शिक्षण हो गया। तो यही है कि भाषा शिक्षण में सहायक है। तो क्या सहायक है, निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। बच्चे को जो समझ में नहीं आ रहा है उसके क्या कारण है उसको पता लगाना, और उसके बाद उन कारणों को, उन समस्याओं का समाधान करना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, श्याम अक्सर ण वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है, उसे ण वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे, उसे ण वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे ण वाले शब्दों की सूची को बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। जो कोई बच्चा है जिसको ण वाले शब्द को बोलने में दिक्कत आती है,
उसको नहीं उसका उच्चारण करना आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, फिर भी आप उसे सहजता से अपनी बात को कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप बच्चे को रोकेंगे नहीं, आप उसे टोकेंगे नहीं। अगर बच्चे से कोई गलती हो रही है तो आप उसको उसकी गलती तुरंत नहीं बताएंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ रहा है और उसने कोई चीज गलत पढ़ दी तो आप उसे तुरंत रोके, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। तो क्या है कि उसे सहजता से अपनी बात कहने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। अगर वो प्रोनाउंसिएशन में उसकी गड़बड़ हो रही है, वो सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर भी उसे सहजता से अपनी बात कहने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है। तो यहीं पर हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।